हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, आज की जो अपनी क्लास है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट करी हुई है और केमिस्ट्री के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ छोटे मोटी जो डेफिनेशंस थी वो बता दी थी और लास्ट क्लास के अंदर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। मैंने आपको परमाणु संरचना के बारे में बताया था कि जो आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है या जो आपकी परमाणु संरचना होती है उसके बारे में आपको क्या समझाया था कि अलग अलग मॉडल आते हैं। अलग अलग मॉडल की अगर मैं बात करती हूँ उसके अंदर मैंने आपको 3 मॉडल ऑलरेडी करा दिए थे। अगर बात करते हैं कौन कौन से मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिए, तो सबसे पहले देखो महर्षि कणाद आए थे जिन्होंने आकर के एटम के बारे में समझाया था और महर्षि कणाद की वजह से ही हम लोग पता कर पाए थे कि कोई भी जो तत्व होता है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस पार्टिकल को हम लोग एटम कहते हैं जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आपका आता है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, डाल्टन्स परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसका कहना ये था कि देखो भाई जो जो महर्षि कणाद ने बताया उन्होंने मौखिक रूप से बोलकर बता दिया, इन्होंने उस चीज़ को एक थ्योरी के रूप में लिखकर आपके सामने पेश कर दिया जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा। और अगर आपसे बोले सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी आई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखना है जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आपके एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि आपके थॉमसन नाम से थे, जे थॉमसन कहते हैं। उन्होंने आपका एक प्लम पुडिंग का मॉडल दिया और उस मॉडल से आपके एटम को कंपेयर कराया और बोला कि देखो जैसे ये मिठाई होती है इसमें लाल भाग फैला हुआ होता है, वैसे ही आपका एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज बिखरा होता है। जैसे कि आपकी इस मिठाई में ब्लैक ब्लैक सीड जगह जगह एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही आपके जो एटम है उसमें जगह जगह निगेटिव चार्ज एम्बेडेड होता है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने एक एटम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया जो कि बिल्कुल गलत था, ऐसा आपके एटम में कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मॉडल आया था आपका वो था रदरफोर्ड का मॉडल। और अगर मैं रदरफोर्ड के मॉडल की बात करूँ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराओ गोल्ड प्लेट पर। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। अब उन्होंने देखा ये कि जो ज़्यादातर आपके पार्टिकल्स थे, जो ज़्यादातर यहाँ पर जो कैथोड रेज बनी थी वो जा रही थी, वो आपके किनारों की तरफ मुड़ रही थी। 2-4 ऐसी थी जो टकरा कर वापस आ रही थी और मोस्टली जो रेज थी वो सीधी निकल रही थी। आप बोलोगे इससे कंक्लूज़न क्या निकल कर आया, तो कंक्लूज़न इससे यही निकल कर आया कि देखो भाई हमें लगता है एटम का जो साइड वाला पोर्शन होता है या जो आपके एटम में जो आपका बाहर वाला पोर्शन होता है, आउटर वाला पार्ट होता है, उसमें पाया जाता है निगेटिव चार्ज जो कि आपके सारे अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और सेंटर में पाया जाता है एक न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज जो कि आपके सारे जो रेज आ रही है उनको रेपेल कर रहा है। उसके बाद में आप बोलोगे कि सेंटर में जो पार्ट होता है वो काफ़ी हार्ड और सॉलिड होता है, तभी तो वहाँ से टकरा करके 2-4 रेज आपकी वापस आई थी। तो इन सब चीज़ों से हमें एटम का कुछ थोड़ा सा आइडिया लगता है कि देखो एटम कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक सेकेंड, एटम आपका कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव चार्ज है और सेंटर में एक सॉलिड साइड स्फीयर है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल देते हैं। जो ये सेंटर में न्यूक्लियस है ये पक्का पॉजिटिव चार्ज है और जो आपके किनारों पर ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस ये एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब आपके इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्व करते करते घूमते घूमते इनकी एनर्जी लॉस होती होगी और एनर्जी लॉस होती होगी तो ये न्यूक्लियस के पास आते जाते होंगे और एक टाइम ऐसा आता होगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कूद जाएंगे, फिर तो आपका एटम स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि ये एटम स्टेबल होते कैसे हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो रिवॉल्व करते हुए ये एनर्जी लॉस तो करते हैं, फिर भी आपका जो एटम है वो स्टेबल है। बस इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं समझा पाए, इसीलिए इनका जो मॉडल है वो फेल हो गया। और वैसे तो काफ़ी जानकारी इन्होंने एटम के बारे में दे दी बट इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। फिर आप मेरे से बोलोगे कि फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आता है। अगर बात करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आते हैं हमारे नील्स बोहर। कौन आते हैं,
नील्स बोर आते हैं 1913 के अंदर। नील्स बोर ने बोला कि देखो भाई, जैसा रदरफोर्ड ने बताया एटम वैसा ही होता है। बिल्कुल सही बात बताई। बट जो आप ये बोल रहे हो ना कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये एनर्जी लॉस करेंगे और न्यूक्लियस में जाकर के कूद जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कुल मिलाकर के जो आपके एटम की स्टेबिलिटी है, एटम की जो स्थिरता है कि आपकी जो एटम है वो स्थिर कैसे है, वो स्टेबल कैसे है, इस स्थिरता को समझाने के लिए किसने समझाया? आपके बोर्ड ने समझाया। इन्होंने क्या बोला कि देखो, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर फील्ड में घूमेगी, कोई भी चीज़ अगर एक सर्कुलर फील्ड में घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो वहाँ पर वर्क डन कितना हो जाता है? जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो क्योंकि जहाँ से चले वहीं पर आकर के रुक रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाता है। और सर्कुलर फील्ड में घूमते घूमते वर्क डन जीरो होने की वजह से एनर्जी लॉस होगा नहीं, एनर्जी कंजर्व रहेगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में अपनी जगह पर घूमते रहेंगे। फिर आप मेरे से बोलोगे कि मैम, हर एक इलेक्ट्रॉन क्या एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी औकात के अनुसार घूमते हैं। औकात मतलब एनर्जी। अगर आपसे बोले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है उसके पास में, वो उसी अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगा जितनी उसके पास में एनर्जी होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, और एनर्जी अगर कम है तो न्यूक्लियस के पास रहने की कोशिश करेगा। फिर आप मेरे से बोलोगे तो फिर यहाँ पर जो अलग अलग इनकी एनर्जी होती है उसके हिसाब से यहाँ पर शेल्स बटी होगी। बिल्कुल सेल्स बटी हुई है। जैसे कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, ये न्यूक्लियस है आपका। ये आपको दिखा रखा है ये पहली शेल है, ये दिखा रखी है दूसरी शेल है, ये आपको दिखा रखी है तीसरी शेल है, और ये आपको दिखा रखी है चौथी शेल है। वैसे तो अभी तक जितने आपके एलिमेंट्स हैं 118, वो 118 के 118 एलिमेंट इन 4 ऑर्बिट में आ जाते हैं। 4 ऑर्बिट के अंदर ही उनके इलेक्ट्रॉन फिट हो जाते हैं। बट फिर भी अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम इन सेल को और बढ़ा सकते हैं। अभी तक कौन कौन सी सेल है हमारे पास में? के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है। ये 4 सेल है। इसको फर्स्ट सेल, इसको सेकंड सेल, इसको थर्ड सेल, इसको फोर्थ सेल भी बोल देते हैं। जो के है इसको यहाँ पर 1 बोला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको एम बोला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे जैसे ये आपके न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इन जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी ज़्यादा है तो दूर रहे, एनर्जी कम है तो पास रहे। जैसे कि सबसे ज़्यादा मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो के की सबसे कम होगी क्योंकि सबसे अंदर की तरफ है। उससे ज़्यादा एल की होती है, उससे ज़्यादा एम की होती है, उससे ज़्यादा एन की होती है। ठीक है। तो इन्होंने ये समझाया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट शेल में घूमेंगे और डिफरेंट शेल की जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से इनको रिवॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। इन्होंने ये भी समझाया कि जो सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होने की वजह से जो वर्क डन है वो कितना होगा? 0 होगा। और डेफिनेट जो एनर्जी सेल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। निश्चित ऊर्जा जो आपकी ऑर्बिट होगी या जो आपका कक्ष होगा उसमें घूमते रहेंगे। और इन्होंने बता दिया कि एटम का स्टेबिलिटी कैसे हुई, क्यों हुई? क्योंकि सर्कुलर मोशन था तो वर्क डन 0 था, जिसकी वजह से अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर था। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होने की वजह से वर्क डन यहाँ पर कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर आते हैं आपके सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने आकर के सिर्फ इतनी सी बात बोली कि देखो, जो आपके नील्स बोहर बोल रहे हैं कि जो आपके ऑर्बिट होती है ये कैसी होती है? सर्कुलर होती है। इन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि ऑर्बिट सर्कुलर ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ऑर्बिट है वो थोड़ी सी इलिप्टिकल हो। ज़रूरी नहीं है सर्कुलर ही हो, थोड़ी सी इलिप्टिकल भी हो सकती है। इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि सिर्फ शेल ही नहीं होती है, जैसे कि आपको समझाया था कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं? के शेल में, एल में, एम में और एन में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने हमें ये बता दिया कि देखो, के, एल, एम और एन, इसके सिवा भी इनके अंदर सब शेल होती है। देखो, सबसे पहले शेल आई, शेल के अंदर इन्होंने क्या बताया? सब शेल बताई। सब शेल कौन कौन सी हो सकती है? एस हो सकती है, पी हो सकती है, डी हो सकती है और एफ हो सकती है। होता क्या है कि एस, पी, डी, एफ होती है सब शेल। ये वाला सीक्वेंस चलता है, पहले शेल होती है, फिर सब शेल होती है, फिर ऑर्बिट्स पाई जाती है और उन ऑर्बिट्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तभी आप लोग जब भी किसी भी एटम की बात करते हो, किसी भी एलिमेंट की बात करते हो, तो उस एलिमेंट के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फिट कराते जाते हो, फीड कराते जाते हो आपकी ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स जो आएगी वो सब शेल के अंदर आएगी और सब शेल जो आएगी वो शेल के अंदर आएगी। इस सीक्वेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ऐसे सब शेल की बात करती हूँ तो इसके अंदर एक ऑर्बिट होती है। पी सब शेल की बात करती हूँ तो इसके अंदर 3 ऑर्बिट होती हैं।
डी सब शेल की बात करती हूँ तो इसके अंदर 5 ऑर्बिट होती है, और एफ सब शेल की बात करती हूँ तो इसके अंदर 7 ऑर्बिट होती है। एक ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक यहाँ पर ऑर्बिट आ गई तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2 आ गए। 3 ऑर्बिट है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिट है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और 7 ऑर्बिट है तो 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कई बार शेप भी पूछ लेता है कि जो आपकी सब शेल है वो कैसे शेप की होती है। अगर वो ऐसे सब शेल है तो स्फेरिकल होती है, पी सब शेल है तो डबल शेप होती है, डी सब शेल है तो डबल शेप होती है, और एफ की तो जो शेप होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सी होती है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको बता रखा है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप सोच कर देखो, जब हम बात करते हैं के की, तो के अंदर सिर्फ एक सब शेल है, वो है एस, और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बता के आई, अभी 2 बता के आई। उसके बाद आपकी जो अगली शेल है वो कौन सी है, एल है। एल की बात करूँ तो इसमें क्या क्या मिलेगा, एस मिलेगा और साथ साथ पी मिलेगा। एस में कितने हैं, आप बोलोगे एस के अंदर 2 है, पी के अंदर कितने थे, 6 थे, तो कुल मिलाकर के दूसरे में कितने आ गए, 8 आ गए। अब तीसरे की बात करें एम की, तो उसमें एस पी डी तीनों मिलेंगे। एस में 2 थे, पी के अंदर 6 थे, और जो आपका डी है इसके अंदर 10 थे, तो ये कितने हो गए, 18 हो गए। ऐसे इसमें निकालोगे तो ये 32 आ जाएंगे। कुल मिलाकर के जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो किसी भी एलिमेंट का, तो वो कैसे करते हो, 2, 8, 18, 32, इस तरीके से आप उसमें इलेक्ट्रॉन भरते चलते हो। उसका रीज़न यही है कि सबसे पहले आप लोग एस सब शेल फिल करते हो जिसमें सिर्फ 2 है। उसके बाद आप एल में जाओगे तो आपको 2 मिलेंगे और साथ साथ पी का 6 मिलेगा, तो 8 आ गया। उसके बाद एम में जाओगे तो तीनों जाएंगे, एस, पी और डी। एस में 2, पी में 6 और डी के अंदर आपके 10 होंगे, तो 18 आ जाएंगे। ऐसे एस पी डी एफ में जाओगे तो यहाँ पर इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का एक सीधा फॉर्मूला भी होता है कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, आप सीधा निकाल सकते हो 2 × n² से। अगर आपसे बोले कि के शेल हमने यूज़ करी है तो मतलब 1 यूज़ करी है, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हमने दूसरी सेल यूज़ करी है, यानी कि हमने एल सेल यूज़ करी है, एल शेल है तो इसके अंदर आपके 2 × 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे ही एम है तो हमने थर्ड शेल यूज़ करी है, 3 का स्क्वायर × 2। तो सीधा सा फॉर्मूला अगर आप याद रख लोगे 2 × n का स्क्वायर, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर समझा रखी है बातें कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन का करते हैं कि जो भी इनका अरेंजमेंट होगा, जो भी इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किस तरीके से होगा। एस में 2 जाने चाहिए, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की रखी है। वैसे अगर मैं बात करती हूँ एसएससी एग्ज़ाम्स की या किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की, उसमें इतना डीप नहीं पूछता है, रेलवे को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग अभी के लिए छोड़ दो। अगर आपसे बोले कि जो ये डी ब्रोगली आया, इसने क्या बोला, इसने लुइस जो डी ब्रोगली आए थे 1924 के अंदर, इन्होंने यहाँ पर समझाया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, यानी कि दोहरा व्यवहार अपना रखता है। इसका पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी कि एक कण के रूप में भी काम करता है, और इसका वेव नेचर भी होता है, एक तरंग के रूप में भी काम करता है। कैसे करता है ये तो आपको जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तब आपको समझाया जाता है, बट आप इतना समझ लो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। ये हमें किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो आपका एटम होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी तक जितने भी मॉडल पढ़े हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं आपको किस बारे में बताया है, एटम के बारे में बताया है। अभी तक हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है कैसा होता है, अभी तक हमने सिर्फ थ्योरीज पढ़ी है, हमने सिर्फ मॉडल पढ़े हैं कि कौन कौन से मॉडल आपको एटम की स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर आए थे महर्षि कनाद, उसके बाद में जॉन के डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद जे थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद नील्स बोर मॉडल, उसके बाद में सोमरफील्ड आ गए, और उसके बाद में यहाँ पर डी ब्रोगली आ गए। यही आपके यहाँ पर 7 साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने आकर के अपनी अपनी बातें बताई, अपनी अपनी बातें बता करके एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचे कि आखिरकार परमाणु होता कैसा है। लास्ट में देखा कि एटम होता कैसा है। एटम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि न्यूक्लियस कहलाएगा, और ये अलग अलग ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से।
कम एनर्जी होगी तो के में जाएंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा होगी तो एल में, उससे थोड़ा ज़्यादा होगी तो एम में, और बहुत ही ज़्यादा होगी तो एन में जाएंगे। अगर बात करते हैं कि जो आपका एटम है उसकी त्रिज्या, उसकी जो रेडियस है लगभग कितनी होती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, लगभग 10⁻⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये 1 फर्मी मीटर के आसपास होती है, क्योंकि न्यूक्लियस तो इससे भी छोटा होता है, जो कि होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर मैं आपके एटम की रेडियस की और न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो निकालूं तो एटम का जो आपका रेडियस है वो 10⁴ रेशियो 1 आता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका एटम का साइज़ है वो आपका न्यूक्लियस के साइज़ के 10⁵ के समान होता है। एटम का साइज़ जाहिर सी बात है बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस के। तो अगर न्यूक्लियस का साइज़ 1 मीटर का है तो आपका जो एटम है वो 10⁵ मीटर का होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन करा रखा है। और अगर मैं बात करती हूँ कि जो आपके एटम का ग्रुप बनता है, आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास ली है तो उसके अंदर मैंने बताया था कि एटम्स आपके 2 तरीके से ग्रुप बनाते हैं, एक रिएक्शन, एक विदाउट रिएक्शन। और जब ये विदाउट रिएक्शन बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करती हूँ तो इस मॉलिक्यूल में आपको समझाया था जो हम एटम के ग्रुपिंग करते हैं इसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। अब एटम आपस में ग्रुप कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, इसकी रेडियस जो होती है वो 1 नैनोमीटर के आसपास होती है। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है रेडियस के हिसाब से, उससे छोटा एटम होता है और सबसे छोटा न्यूक्लियस होता है। ये इनकी यूनिट होती है एक तरीके से 10⁹ यानी कि नैनोमीटर में आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में आपको एटम मिलेगा और फर्मी मीटर में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, और इस एटम के अंदर आपके 3 बेसिक पार्टिकल पाए जाते हैं। एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और एक को हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एक अगली वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं और वहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम कोशिश करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में हम एक बार उन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें। क्योंकि होता क्या है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, हमें यही आइडिया नहीं होता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, जो आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट थे वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उनके क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर में मैं ऐड ऑन कर दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप बता सकते हो किस तरीके से लेकर आ सकते हैं हम वीडियोज़ में, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप लोग अपने सजेशन जरूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।